बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ मैं हूं राजा उस्मान ताहिर और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर आरफ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की 8 माह की जो कारकर्दगी रही है अप्रैल 2023 से दिसंबर 2023 तक, यानी जो गुज़श्ता साल 2023 का अख्ताम हुआ है उस तक की कारकर्दगी हम आपके साथ कुछ चीज़ा जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको बताते चलें कि सबसे पहले कारकर्दगी होती थी हुकूमतों की, वो देखी जाती थी ऑन ग्राउंड, ज़मीन पे देखी जाती थी कि हुकूमत ने क्या क्या इकदाम किए हैं और कौन कौन से ऐसे हदाफ हैं जिनका हसूल मुमकिन हो सका है, और आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के लिए तरक्याती प्रोजेक्ट कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं, और वो ग्राउंड पर नज़र भी आते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं अखबारात में, रसाइल में, मीडिया में, सोशल मीडिया में। अब हुकूमत का जो स्टाइल वो चेंज हो गया है, बजाय इसके कि ऑन ग्राउंड काम करके बताए जाएँ कि हमने ये तरक्याती काम किए हैं आवाम के लिए, ये जो पैकेजेस हैं, ये मनसूबे हैं वो लॉन्च किए हैं। अब हुकूमत का ये काम रह गया है कि वो सिर्फ अखबारात में एक बड़े चौड़े लंबे से कहीं कहीं हज़ारों रुपए के इश्तिहारात दे देती है, और उसमें अपनी कारकर्दगी जो है वो एक एक करके अखबारात में गिनवा देती है कि हमने ये काम किए हैं। चौधरी अनवर हुकूमत का भी यही कोई सूरत हाल है। अप्रैल 2023 में उन्होंने इक़्तिदार संभाला और अपनी 8 माह की कारकर्दगी को अखबारात की ज़ीनत बनाया, लेकिन अगर ग्राउंड पर देखा जाए तो ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है जो अखबारात की ज़ीनत बनी है, जो अखबारात में उन्होंने अपनी 8 माह की कारकर्दगी दिखाई है, आवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। ऑन ग्राउंड ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यासर, मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने जिस तरह तमाम अखबारात में, नेशनल रियासती अखबारात में और नेशनल मीडिया में, पाकिस्तान के अखबारात में जो इश्तिहारात दिए हैं बहुत बड़े बड़े, जिसमें अपनी 8 माह की कारकर्दगी का बड़ी तफसीली से जिक्र किया गया है और रोशनी डाली गई है, और कहा है कि उन्होंने बड़े बड़े आदाब जो हैं वो हासिल किए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस तरह के कोई आदाब या इस तरह की कोई चीज़ ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब बिला आखिर वो जो शख्स कहा करता था कि मुझे पब्लिक तशहीर की ज़रूरत नहीं, मेरा काम खुद बोलेगा, आज वो एक एक अखबार के पूरे सफ़हात पर अपने फैसलों को शह सुर्खियों के साथ हाईलाइट करके खुद इश्तहार बनवा के तमाम मीडिया को, नेशनल को, रीजनल को, लोकल मीडिया को दे के तो अपनी फेस सेविंग कर रहा है। ये वक्त भी अनवार सरकार पे आना था, और हम जो बारहा बात करते रहे कि हर दूसरा दिन, हर दूसरा लम्हा अनवार अल हक साहब को उनके अपने किए हुए से रूगर्दानी करके उन्हें एक्सपोज कर रहा है, उन्हें बेनकाब कर रहा है। अगर आप यूं कहें कि अनवार अल हक साहब यूटर्न मास्टर हैं तो इसमें कोई मुबालगा नहीं होगा, और उन्होंने अपने अमल से एक एक करके ये बात साबित की कि हाँ, उनसे ज्यादा यूटर्न लेना कोई नहीं जानता। तो जिस कारकर्दगी का आपने जिक्र किया, कारकर्दगी अवाम के सामने है, अजहर मिन शम्स है, उसके अंदर किसी किस्म की हमें कोई तलाश की जरूरत नहीं है। ये कारकर्दगी शुरू होती है बिजली की महंगाई के खिलाफ पूरे आजाद कश्मीर के अंदर शटर डाउन, पहिया जाम, पुरतशद्दद एहतजाज की सूरत में। ये कारकर्दगी शुरू होती है आजाद कश्मीर के असातिज़ा की तहरीक से, कि जिसके नतीजे में मर्द असातिज़ा को, खवातीन असातिज़ा को जेलों की सलाखों के पीछे धकेला जाता है, उन्हें बंद किया जाता है, खवातीन असातिज़ा के साथ हैंडलिंग करवाई जाती है। ये एहतजाज शुरू होता है महकमा सेहत के मुलाजमीन के साथ, जो एहतजाज के लिए आए तो उनके साथ हुकूमत ने जो रवैया रवा रखा। ये एहतजाज और ये कारकर्दगी हमारे सामने आती है अडाक मुलाजमीन के सूरत में, जिन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज़ाद कश्मीर आमद से पहले वाशगाफ अंदाज में हुकूमत को धमकी दी कि हम मजबूर हो चुके हैं कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किसी और अंदाज में करें। ये कारकर्दगी हमारे सामने आती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंतकामी तबादलों के नतीजे में। आज तक की तारीख में तकरीबन 213 तबादला जात इस हुकूमत ने आकर किए। ये कारकर्दगी इस अवाम के सामने अयां होती है आटे की किल्लत की सूरत में, जहां पर LOC के उस पार ताओबट से लेके भिम्बर तक आजाद कश्मीर के करिया में वहां का गरीब शहरी आटे की एक मुट्ठी के लिए तरसता रहा। और बात जो वाज़ेह तौर के ऊपर जो बताई जा सकती है और नाज़रीन तक पहुंचाई जा सकती है वो ये है कि जो साबिक हुकूमत थी, चलो उनको तो फंड वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड के रिलीज का मसला शिद्दत से जो था वो दरपेश था। यानी साबिक हुकूमत के दौर में तनवीर इलियास साहब के दौरे हुकूमत में वफाकी हुकूमत की जानिब से फंड रिलीज नहीं हुए थे, जिसकी वजह से
उनकी हुकूमत की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। चौधरी अनवारुल हक सरकार को फंड्स बड़ी तादाद में वफाकी हुकूमत की जानिब से रिलीज किए गए। फिर सरदार तनवीर इलियास साहब के ऊपर एक और जो तलवार लटक रही थी वो ये थी कि किसी भी वक्त हो सकता है कि शायद तहरीक अदम एतमाद आए ना आए, एक टेंशन होती है इंसान को। अब तहरीक अदम एतमाद की तलवार भी इनके सर पे लटक नहीं रही थी, यानी ये हर तरफ से फ्री हैंड था। इनको हर तरफ से फ्री हैंड मिलने के बावजूद हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जो गवर्नेंस है, वो यकीन करें इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर बात की जा सके। लेकिन जो अखबारात की जीनत बनी है इनकी कारकर्दगी, उसके ऊपर बड़ी हैरत होती है। मतलब लोग, अब रियासती जो लोग हैं, रियासती अवाम है, क्या वो बिल्कुल ना समझें कि आपके अखबारात में जो आपने इतनी बड़ी कारकर्दगी गिनवाई है तो ऑन ग्राउंड उनको कारकर्दगी नजर नहीं आ रही है? ये चंद अहम सवाल हैं। इसी कारकर्दगी पे उस्मान साहब हम बात करते हैं। मसलन इसकी हाइलाइट्स को आपने भी देखा, उसके अंदर लिखा हुआ है कि बिजली के टैरिफ में कमी के लिए इकदामात। तो सादा सा सवाल किया जा सकता है कि हुजूर अगर टैरिफ में इतनी कमी हो गई तो आजाद कश्मीर के अवाम गुज़िश्ता 5 माह से आपको बिल्लात क्यों नहीं दे रहे? अच्छा, उसमें एक और बात सामने आई है, वो ये कह रहे हैं कि बिल्लात तो आजाद कश्मीर भर के अवाम दे रहे हैं, सिर्फ बाग वाले और अबलाकोट वाले नहीं दे रहे। ऐसी बात तो नहीं है, उसकी तो कैलकुलेशन सारी मौजूद है। पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इसके ऊपर मज़ामत है। वो बज़ाहिर चीज को एक मिनिमाइज करके उनकी जो टैक्टिस है, जैसे वो पहले कह रहे थे कि लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है तो लोग एहतजाज कर रहे हैं, भाई लोग आपके काफिले को रोक रहे हैं, लोग बिल्लात जला रहे हैं। आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया प्रमोट हो रहा है और रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो ये चीजें तो वो अपनी चीजों को मिनिमाइज करके पेश करने के लिए मीडिया के ऊपर ये चीज करते रहते हैं, लेकिन पूरे आजाद कश्मीर के अंदर बिल्लात के हवाले से सख्त मज़ामत जारी है। उन्होंने दूसरा बड़ी हाईलाइट के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नेंस को हमने बेहतर किया, ब्यूरोक्रेसी। कल एक स्टेटमेंट अखबारात के अंदर था कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर से तमाम करप्ट अनासिर को, तमाम नाअहल अनासिर को हमने उसकी सफाई कर दी। तो सबसे पहला सवाल वही खड़ा होता है जो उस्मान साहब हम बारहा करते रहे कि बताइए कि चौधरी बिशारत साहब का क्या बना, आपके बेनोई का क्या बना, जो ग्रेड 22 के अंदर आपने, जिनकी समात भी मुतासर है, जो समझने में भी जो है ना वो पूरी तरह समझ भी नहीं सकते, मामले को सुन भी नहीं सकते, और वो आज ग्रेड 22 के अंदर आपने लगाए थे और आज तक वो सेक्रेटरी असेंबली है। बल्कि वो अब तो कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म के बिहाफ पे वो बड़े बड़े काम भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले गवर्नेंस को दुरुस्त किया, ब्यूरोक्रेसी को दुरुस्त किया, मंजी तले डांग फेरो। सबसे पहले अनवार सरकार को, जब तक चौधरी बिशारत साहब का कजिया, जो इनके बेनोई हैं, जिनको एहलियत के बगैर किसी बोर्ड के, बगैर किसी मुकाबले के इम्तिहान के इन्होंने स्पीकर होते हुए ग्रेड 22 दिया, जब तक उन्हें जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे अनवारुल हक साहब, उस वक्त तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर एहलियत के हवाले से कोई चीज। और गुड गवर्नेंस की बात तो दूर की बात है ना। गुड गवर्नेंस देखें, सबसे पहले गुड गवर्नेंस काम करने के लिए आपने मिसाल बनना होता है, लेकिन ये खैर मिसालें वहीं की वहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ आप बता रहे थे, बताएं जी। उस्मान साहब एक चीज हम कहते हैं, ये बताएं मौसूफ कि जो जिन्हें बड़े दावे थे कि मैं हर आईनी ओहदे पे रहा हूं, बड़े आईनी ओहदों पे रहा हूं और मुझे गवर्नेंस का बड़ा तजर्बा है और मैं आउट ऑफ द वे जाके इनिशिएटिव लेने वाला शख्स हूं। हम छोटा सा सवाल करते हैं अनवार सरकार से, ये बात बताइए कि आउट ऑफ द वे कौन सा आपने एक सिंगल इनिशिएटिव लिया जिसको आप सामने लाएं, उसके ऊपर बात करें। हम दो मिसालें पेश करते हैं उस्मान साहब। यहाँ पे राजा मोहम्मद फारूक अब्दुल खान साहब की हुकूमत थी, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके एक इनिशिएटिव लिया था एनटीएस का, और अगले ही रोज शाह गुलाम कादर जो उनके स्पीकर थे उन्होंने इसकी मुखालफत की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि एनटीएस को हम नहीं मानते, लेकिन उन्होंने वो जो कहा उस पर अमल दरामद किया सारी मुखालफत के बावजूद। दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं सरदार तनवीर इलियास खान साहब। सरदार तनवीर इलियास खान साहब ने कहा कि मैं बल्दियाती इंतखाबात करवाऊंगा। बल्दियाती इंतखाबात की मुखालफत सबसे पहले कैबिनेट में हुई, और मुझे खुद याद है कि दीवान चुगताई जो इनके अपने कैंप के लोग माने जाते थे, उनका इसके ऊपर सख्त रद्द अमल था कि बल्दियाती इंतखाबात आप करवाएंगे तो हम एमएलए किधर जाएंगे, हम मलकू से फारग हो जाएंगे। सख्त रद्द अमल के बावजूद अपोजिशन का रद्द अमल अपनी जगह मौजूद। इस्टेब्लिशमेंट को बार बार अनवार सरकार और इनके हरकारे जाके इस बात पे उकसाते रहे कि बल्दियाती इंतखाबात हुए तो आजाद कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट जो है, नेशनलिस्ट तबका जो है ना वो मुकम्मल तौर पे मुंतखब होकर आ जाएगा और मुकम्मल तौर पे रियासत। चलो ये उनका बड़ा इनिशिएटिव। इससे आगे इंपॉर्टेंट बात, इससे बात ये करते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि सरदार उस्मान अतीक साहब, जो अतीक साहब के फर्जंद है, उन्होंने बहुत सारे फोरम के ऊपर इसके ऊपर कैंपेन चलाई कि बल्दियाती इंतखाबात को रुकवाएं रुकवाएं रुकवाएं, कौम प्रेस मुंतखब होकर आ जाएंगे, रियासत दाव पे लग जाएगी। सरदार अतीक खान साहब
वो इसके मुखालिफ थे। अनवार अल हक साहब का आपको पता है, अपोजिशन का आपको पता है, कैबिनेट तनवीर इलियास साहब की इसके मुखालिफ, शदीद मुखालिफ। वफाक से कह दिया गया कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, आप ये इंतखाबात आगे इनको आगे ले जाएं, यानी ना करवाएं। लेकिन इस सारे दबाव और प्रेशर के बावजूद, और खुद अनवार अल हक साहब उस वक्त उन्होंने आखिरी वक्त में, दूसरे दिन जब इंतखाबात होने थे, रात के आखिरी पहर इन्होंने हाई लेवल पर अप्रोच करके ये बात कही, इदारों को ये बात कही कि बल्दियाती इंतखाबात को आप रुकवाएं। लेकिन उन्होंने इस चीज को खातिर में न लाते हुए आउट ऑफ द वे जाके अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए आजाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात करवाए। और ये चीज रिकॉर्ड पे आई कि ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं कि जो कहते हैं वो अमलन करके भी दिखा सकता है, जिसके पास ये अथॉरिटी मौजूद है, वो पावर तो या फिर इसके लेकिन ये बताएं ना, अनवार साहब हमें बताएं, अनवार साहब एक आउट ऑफ द वे जाके जो बताएं, हम इनसे पूछते हैं, आपने खुद ये एक आउट ऑफ द वे वो जाके बता रहे हैं ना कि मैंने 48 वोट लिए बिला मुकाबला, जो अखबारात की जीनत बना हुआ, और जो इश्तिहार है उसकी सबसे जो हेडलाइन है, जो सबसे ऊपर वाला जगह है, वहां पे लिखा हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब ने 48 वोट लिए बिला मुकाबला और आजाद कश्मीर की तारीख। अच्छा, इसके ऊपर उस्मान साहब हम फिर बात करेंगे कि वो 48 वोट किस तरह लिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ यासर कि ये भी उन्होंने अपनी कारकर्दगी में गिनवाया हुआ है, ये भी कारकर्दगी है कि उन्होंने 48 वोट लिए बिला मुकाबला। अच्छा, इस इश्तिहार के अंदर लोग जानते हैं कि 48 वोट कहां से आए, किसने दिलवाए, कैसे दिलवाए, और ये कारकर्दगी की बुनियाद है, मतलब हद हो गई है। अच्छा, इस इश्तिहार के अंदर शेख सुरखी में आपको एक और चीज बताएं, आजाद वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर की निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ खुसूसी मुलाकात, ये बैन सूबाई राब्ता कमेटी का क़याम, आजाद कश्मीर के इशूज को हाईलाइट करने के लिए, वफाक के साथ यकसू करने के लिए मुलाकातें। अब ये पूछा जाए कि हुजूर ये चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है, यहां पे आप बैठे होते, कोई जैद उमर बकर कोई भी बैठा होता, उसने ये काम करने थे, इसमें कौन सी नहीं है चंबे की बात है। पहली दफा आए हैं ना, उनको ये अपनी कारकर्दगी नजर आ रही है ना कि वज़ीर आज़म से मुलाकात हो गई है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये कारकर्दगी में आ गया है। लेकिन देखें, ये सारी वो बातें हैं जो इश्तिहार में भी नजर आ रही हैं, लेकिन ये इश्तिहारात की हद तक सिर्फ और सिर्फ इश्तिहारों की हद तक है। मतलब मैं इसलिए हैरान होता हूँ कि अवाम के आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि ये कारकर्दगी गिनवाई जा रही है कि वज़ीर आज़म से मुलाकात। अच्छा, हम कारकर्दगी पे दो सवालात उठाते हैं उस्मान साहब। पीएससी का मामला इस इश्तिहार में आपको नजर नहीं आएगा, बिल्कुल जूं का तू है, कितने अरसे से पीएससी जो है ना वो फाल नहीं है, लोगों की उम्रें जाये हो रही हैं। आजाद कश्मीर के अंदर जो हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर ऑफिसर्स की शदीद शॉर्टफॉल है, अहल ऑफिसर्स का, वो अभी तक मामला रुका हुआ, यकसू नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं। कितना इंपॉर्टेंट, और रियासत के अंदर हमारा टैलेंट, जो लोग कतार में बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ जो ज्यादती हो रही है, उसका इस इश्तिहार के अंदर कहीं जिक्र नहीं हुआ। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमने बेवागान के लिए एक एंडोमेंट फंड जो है ना वो रखने का फैसला किया गया है। भाई, फैसले इस इश्तिहार में मौजूद है, ये फैसले हैं, ये इकदामात नहीं है। फैसलों की बात की जाए तो जब पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो 520 अरब रुपए के आजाद कश्मीर के अंदर फंड का अनाउंसमेंट करवाया था सरदार तनवीर इलियास साहब ने। 520 अरब रुपए, ये रियासती तारीख का सबसे बड़ा फंड था, बाद में उनकी हुकूमत खत्म हो गई थी। फैसलों की बात की जाए तो बड़े बड़े फैसले हैं जो लिखे हुए किताबों का हिस्सा है। अमलन क्या किया आपने? फिर अगर देखा जाए फैसलों में, अगर आप आगे चले जाएं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात, राब्ता कमेटी, अब मामला यकसू करने के लिए मुलाकातें। भाई, ये मुलाकातें निशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन हम गुज़िश्ता 8 माह से देख रहे हैं। वही शेर जो है कि तू इधर उधर की बात न कर। अनवार अल हक साहब, ये बता कि अब तक क्या किया। देखिए, वही बात है कि देखिए, इतने बड़े बड़े इश्तिहार दिए हैं अखबारों में, वो भी कौम के जो टैक्सों के पैसे हैं, उन पैसों में से ये इश्तिहार जारी किए गए हैं, सरकार के खजाने से। ये एक चीज उस्मान साहब मैं ऐड कर ले, सॉरी, आजाद कश्मीर के अंदर एक सेक्रेटरी को इन्होंने जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि निशाने इबरत बनाया, बाद में वो भी बेगना साबित हुआ। कौन? मंसूर कादर डार। इसलिए कि उस शख्स के पीछे आजाद कश्मीर के अंदर ना वो राजपूत था, ना वो गुजर था, ना वो मुगल था, ना उस सदर्न ट्राइब से था, कोई बड़ा कबीला जिसके लोग ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से उसका ताल्लुक उनमें से किसी बड़े कबीले के साथ नहीं था। इसलिए उसको इन्होंने फायर किया। इंक्वायरी भी पता चला उनका वो जो है ना बेकसूर साबित हुए। अदरवाइज अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद उसको फायर भी ना किया जाता। और बताएं कि कौन सा तगड़ा ब्यूरोक्रेट था, जो ब्यूरोक्रेट 3-4 रिटायर्ड हुए, उनकी तारीख भरी पड़ी है, फाइलें भरी पड़ी हैं,
जो अभी हाल ही में कुछ 2-3 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स फारग हुए, इन्हीं के दौरे इक़्तिदार में फारग हुए, किसी पे ऊपर हाथ डाल सके, ये किसी को एक कटहरे में ला सके, किसी को एहतसाब में डाल सके। फिर एहतसाब के हवाले से भी कल इन्होंने बात की है, एंटी करप्शन और एहतसाब, उसके हवाले से मौसूफ की जो स्ट्रेटेजी और जो हदायत दे रहे हैं उसके अंदर की खबर हम अगले प्रोग्राम में शेयर करेंगे। तो इन्होंने जो भी किया, और यू टर्न की मैंने जब आपसे बात की, मसलन इन्होंने कहा कि ये बिजली बिलात के ऊपर एक्शन कमेटियां जो है कानून से मावरा जाने वालों को निशान इबरत बनाएंगे, फिर इन्होंने यू टर्न ले लिया, मुकम्मल तौर पे स्टैंडर किया। अखबारात को इन्होंने थ्रेट किया एकेएनएस की बॉडी को, आपको पता है कि ये ब्लैकमेलर जो हैं, जो मैं इनके डिक्लेरेशन भी मनसूख करूंगा, इन्हें हम जो है ना निशान इबरत बनाएंगे और सबक सिखाएंगे। फिर उधर से यू टर्न हो गया। इसी तरह अडॉक मुलाजमीन के हवाले से इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, वहां से वापस यू टर्न लिया। जो इनिशिएटिव लिया, मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने इनको व्हाट्सएप पे भेजा, जर्नलिस्ट दोस्त हैं, कुछ करप्शन के केसेस भेजे कुछ अर्सा पहले, हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उन्होंने कहा ये और जब ये पूरी पीक के ऊपर थे कि मैं ब्यूरोक्रेट को लटकाने लगाऊं, तो कुछ अर्सा बाद वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने आपको कुछ करप्शन के कुछ एविडेंस आपको ब्यूरोक्रेट्स के भेजे, सेक्रेटरीज के, तो वापस उसको मसूफ ने जवाब दिया कि यार वो आपने भेजे तो थे लेकिन ये चीज प्रूव नहीं हो रही, उसके ऊपर साबित नहीं हो रही। ये है इनकी गवर्नेंस, ये एंटी करप्शन के खिलाफ के हवाले से इनके जो इकदाम, इसके ऊपर हम अगला प्रोग्राम भी करेंगे, एक एक नुक्ते के ऊपर कि इस इश्तिहार की आड़ में के इकदामात क्या हैं, फैसलाजात क्या है, ऐलानात क्या हैं, जिन ऐलानात को इन्होंने इस इश्तिहार की जीनत बनाया। नेक्स्ट प्रोग्राम में इसके ऊपर बात इंशाल्लाह यासर, बिल्कुल आपने सही बात की है। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत की 8 माह की कारकर्दगी आप सबके सामने है। जो रियासत के लोग हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, उनके सामने है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल्लाह की 8 माह की कारकर्दगी क्या है, कितने तरक्याती काम हो सके हैं, कितने हल्का जात में जो है वो स्कीमें जारी हुई हैं, और इसके अलावा जो लोगों के मसाइल थे, जिस तरह बिजली का अहम मसला था वो जूं का तूं है, लेकिन अखबारात में कहा जा रहा है कि इसको हमने हल कर दिया, लेकिन ये हल नहीं हुआ है। लोगों को आटे के बुरान का सामना है, वो स्टिल अभी वहीं का वहीं खड़ा है। पास्को के साथ गंदम के मामला अभी तक हल नहीं हो सके हैं, और इस तरह दीगर अहम इशूज जो हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। लेकिन हुकूमत ये कह रही है कि हमारी 8 माह की जो कारकर्दगी है वो कमाल की कारकर्दगी है, और इतने लंबे चौड़े उसमें कसीदे लिखे गए हैं अपनी कारकर्दगी में, लेकिन ये सिर्फ अखबारात की हद तक है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में मजीद कुछ अहम जो निकात हैं, अहम पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर भी बात की जाएगी, और आपके साथ वो पॉइंट जो हैं वो उठाए जाएंगे, उसके ऊपर बात करेंगे हम। यासर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, खुदा हाफिज़।